हेलो बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो है नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र में हम लोगों ने फर्स्ट लेसन संसदीय शासन प्रणाली का परिचय इसे जो हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोगों ने आधा पढ़ चुके हैं। उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संसदीय शासन प्रणाली इसमें जो है विधानमंडल कानून बनाता है और विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता और कार्यकारी मंडल कानून को कार्यवाही करने का, मतलब वो कानून विधानमंडल कानून बनाएगा और वो जो उसे पारित करेगा और न्यायपालिका जो है उसे क्या करेगी, न्याय प्रदान करती है। ये सारे जो हम लोगों ने देखा था। और संविधान द्वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार, क्षेत्र और सीमाएं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध जो है निर्धारित किए जाते हैं। मतलब संविधान में इन तीनों के कार्यों को के जो सीमाएं होती है, जो उनके कार्य होते हैं, इनका क्षेत्र जो है निर्धारित करती है। और जो है हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्ष शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में हम लोगों ने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, मतलब संसदीय शासन प्रणाली का जन्म या विकास कहाँ से हुआ है, ये हम लोगों ने देखा। और इसे जो इस संसदीय शासन प्रणाली के जो है हम लोगों ने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली के भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को जो है भिन्न है, मतलब उद्देश्यात्मक की दृष्टि से जो है संसदीय शासन प्रणाली भिन्न है। और हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं देखी थी और उस विशेषता में देखा था कि संसदीय शासन प्रणाली चलाने की एक, मतलब संसदीय शासन प्रणाली चलाने की एक प्रणाली है, मतलब शासन चलाने का एक प्रणाली है। इसमें जो है केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को जो हम लोग सदस्य कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। और इसमें जो है संसदीय शासन प्रणाली में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है और उसमें जो संसद होते हैं उनका जो सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित होती है। और इसका जो एक समयावधि, मतलब समय भी निर्धारित होती है। और लोकसभा के लिए जो है चुनाव होते हैं और उस चुनाव में सभी जो राजनीतिक दल वाले जो क्या होते हैं, सहभागी होते हैं ना, मतलब उसमें हिस्सा लेते हैं। और उस चुनाव में जो राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीट प्राप्त होती है, मतलब जो लोग राजनीतिक दल वाले जो उसमें हिस्सा लेते हैं चुनाव में, और उस चुनाव में जिस दल को आधे से अधिक जो सीट प्राप्त होती है तो उस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है ना। हम लोगों ने ये देखा था कि उसे बहुमत प्राप्त होता है। उस बहुमत प्राप्त जो दल होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, उस दल का जो है क्या हो जाता है, वो दल में वही जो है उसकी क्या बनती है, सरकार बनती है। मतलब उसी में से उसी दल का सरकार बनता है। और कई बार जो है इस दल को बहुमत नहीं मिलता है। कई बार जो होता है किसी एक दल को, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक दल को बहुमत नहीं प्राप्त होती है। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। मतलब कभी कभार क्या होती है, एक ही दल को बहुमत प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे में क्या हो जाए, जो दल होते हैं राजनीतिक दल वाले, वह मिलकर जो है अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं और वे सरकार स्थापित कर देते हैं। और इसे मतलब सिद्ध कर देते हैं, मतलब बहुमत सिद्ध कर देते हैं, मतलब दोनों जिसे बहुमत नहीं प्राप्त हुआ होता है, एक जो दूसरा जो होता है, उन दोनों मिलकर जो है अपने आपस में बहुमत कर लेते हैं। मतलब दूसरा दल और दोनों दल जो दो दल होते हैं, वो दोनों दल क्या करते हैं, बहुमत सिद्ध कर लेते हैं और वे जो है सरकार जो स्थापित करते हैं। इसे ही हम लोग गठबंधन कहते हैं। मतलब दो दल आपस में मिलकर बहुमत सिद्ध कर देते हैं और क्या होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधित्व, वो विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, कि जनता के द्वारा चुने गए हैं ना, क्योंकि वही जो सदस्य चुने जाता है वही जनता के बातों को सामने रखते हैं जाके संसद में। ठीक है।
और ये जो होता है राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, वह दल सरकार बने, जिसे बहुमत प्राप्त हुआ वह दल जो होता है सरकार बन जाती है। और जिस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। और वह अपने सहयोगी मंत्री पद के लिए चुनाव करता है, मतलब वो क्या करता है, सहयोगी मंत्री पद के लिए जो होता है वो क्या करता है, जो प्रधानमंत्री बनता है वो मंत्री पद का जो है चुनाव करता है। और प्रधानमंत्री और उनके द्वारा जो भी मंत्रिमंडल चुने जाते हैं वो संसदीय शासन प्रणाली के कार्यकारी मंडल का जो क्या करते हैं, कार्यकारी मंडल है। मतलब वो जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों के संसदीय जो संसदीय शासन प्रणाली में जो निहित होते हैं उनको कार्यकारी मंडल कहा जाता है। और फिर होता है ये क्या करेंगे, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर जो है दोहरा दायित्व रहता है। उसके बाद देखेंगे कि आपने इसमें ये भी देखा था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्य या नीतियाँ के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति विधानमंडल के प्रति जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल विधानमंत्री पर जो है उत्तरदायित्व होता है। इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल और विधानमंडल जो होते हैं वो एक दूसरे के अधीन होते हैं। मंत्रिमंडल और विधानमंडल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और इसी के अधीन होकर ही शासन चलाते हैं। दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक अधीन होकर उसी पर अधीन होकर जो है कार्य करते, विधानमंडल के ऊपर जो है कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है अगर मंत्रिमंडल में बहुमत प्राप्त है, मतलब एक दूसरे पर वो लोग अगर बहुमत दोनों में है तभी जो है, जब तक बहुमत है तब तक जो है प्रधानमंत्री पद पर जो है मंत्री जी रहते हैं, वरना मंत्री जब बहुमत टूटता है तो प्रधानमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल के विश्वास पर ही टिका रहता, मतलब कार्यकारी मंडल जो होता है विधानमंडल के विश्वास पर ही टिका रहता है। इसका अर्थ है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधानमंडल का समर्थन, मतलब कार्यकारी मंडल को विधानमंडल का जब तक समर्थन प्राप्त है तभी तक जो है कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है, अन्यथा नहीं बना रहता, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है, किस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली कार्य करती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया, मतलब भारत ने, ठीक है, हम भारतीय लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को संविधान ने या भारतीयों ने क्यों स्वीकार किया था कि संसदीय शासन प्रणाली ये भारत के लिए जो है बहुत अच्छी है। हाँ, ये भारत के हित के लिए, भारत देश के लिए, भारत की जनता के लिए संसदीय शासन प्रणाली बहुत अच्छी है। इसका स्वीकार करने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली का क्या हम लोगों ने क्यों स्वीकार किया, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसके पहले लेसन में, ठीक है। अब हम देखेंगे भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और उसके कुछ कारण हैं, मतलब संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार करने के पीछे भारत ने स्वीकार किया, इसके क्या कारण है, कुछ कारण है जिसके कारण जो है भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। जैसे कि ब्रिटिशों के शासनकाल में भारत के संसदीय संस्थाओं की निर्मित हुई थी, मतलब जब ब्रिटिश हमारे देश पे राज्य कर रहे थे, जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज्य कर रहे थे तभी से ही इस संसदीय शासन प्रणाली की निर्मित मानी जाती है कि मतलब ब्रिटिशों के शासनकाल से ही संसदीय शासन प्रणाली की निर्मित हुई है, ठीक है। पहला हो गया कारण। दूसरा कारण देखेंगे, ब्रिटिशों ने इसी प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना शुरू किया था, मतलब दूसरा कारण देखेंगे कि ब्रिटिशों ने इस संसदीय शासन प्रणाली से ही जो है हमारे ऊपर राज्य चलाना, मतलब हमारे ऊपर शासन चलाना शुरू किया था, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति, मतलब संसदीय शासन प्रणाली अभिव्यक्ति मतलब जिसमें हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की सारी बातों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें संसदीय शासन प्रणाली में हम लोगों ने अभिव्यक्त किया गया है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, ठीक है। फलतः
इस शासन प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम से ही भारतीयों को मतलब स्वतंत्रता संग्राम में संसदीय शासन प्रणाली का जो है अभिव्यक्ति किया गया है, और जिससे जो है भारत को, भारतीय जो लोग हैं उनको जो ये संसदीय शासन प्रणाली का जो है परिचय हुआ था। संविधान सभा ने इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा भी हुई थी। मतलब संविधान सभा में जब संविधान सभा बैठाई गई थी तो उसमें जो है इस संसदीय शासन प्रणाली का, मतलब किस प्रणाली का, संसदीय शासन प्रणाली का जो है बड़ी मात्रा में जो है इस पर चर्चा हुई थी। विधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी परिवर्तन किए हैं। मतलब जो संविधानकर्ता थे उन्होंने भारत के इस जो शासन प्रणाली है उसमें जो भारत की परिस्थिति के अनुकूल, मतलब भारत की स्थिति को देखते हुए, उसकी परिस्थितियों को देखकर जो है उसमें उन्होंने क्या किया है, परिवर्तन भी किए हैं। अब देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली में परिचर्चाओं को बड़ा अवसर प्राप्त होता। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है चर्चा, जो जिस पे चर्चा होती है उस पर फिर एक परिचर्चा का भी जो है, उस पर चर्चा पे जो है परिचर्चा का जो है अवसर प्राप्त होता है। ठीक है। संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती। मतलब सार्वजनिक हित मतलब होता है कि लोगों के हित के लिए, जो हमारी जनता के लिए, पूरे भारतीय जनता के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन से नियम जनता को सभी जनता जो निर्धन है या जो गरीब है सभी के लिए जो उपयोगी हो सकती है, ऐसी बातों पर जो है वहाँ पे चर्चा होती है। और इस चर्चा में विरोधी दल के सदस्य भी सहभागी होते हैं। मतलब ये जो दल होता है इसमें खाली जो लोग, किसी भी जो सहयोगी लोग होते हैं किसी भी चर्चा के लिए, खाली वही नहीं रहते, बल्कि जो लोग उस बात के लिए या उस प्रश्न से सहमत नहीं होते, जो विरोधी दल होते हैं उसका, जैसे कि अभी एक इंसान बोलता है कि भाई देखो मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत में ऐसे ऐसे कानून बनते, लेकिन दूसरा इंसान क्या बोलता, नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है। मतलब एक इंसान उसका सहयोग करता, दूसरा उसका जो है विरोध करता है किसी भी कानून के लिए। ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम सामने उस संसद में जो होता क्या होता है, किसी भी बात को लेकर चर्चा चलती है तो क्या होता है कि देखिए ये जो है जनता के लिए या पूरे देश के लिए, देश की जनता के लिए ये बात जो है बहुत अच्छी है, या उनके लिए ऐसे नियम कानून या ये जो सुविधाएं करनी चाहिए। लेकिन जो होता है कुछ ऐसे दल वाले लोग होते हैं या जो कुछ ऐसे राजनीतिक नेता लोग होते हैं जो उसी चीज़ को जो लोग विरोध करते हैं कि नहीं देखो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो ये बोले वो गलत है। तो ऐसे जो क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो विरोधी दल होता है और जो उस चीज़ को या जो उस कानून को या जो उस प्रश्न को लेकर आया है या जो ऐसा दल होता है कि ये कार्य करना चाहिए वो भी, और जो विरोधी दल होता है जो इस बात का विरोध करता है वो भी, और जो इस बात से सहमत रहता है वो दोनों आपस में आमने सामने रहते हैं। ठीक है। और सही मुद्दे पर ये जो विरोधी दल होता है, विरोधी दल, इस चर्चा में विरोधी दल के सदस्य भी सहभागी होते हैं। मतलब विरोधी दल वाले लोग के सदस्य भी उसमें सब, और सही मुद्दे पर जो है इस विरोधी का दल का क्या कार्य रहेगा कि सही मुद्दे पर शासन को सहयोग देना। मतलब जो शासन है हमारे उसको जो होता क्या होता है, सही मुद्दे पर उसे सहयोग देता है कि मतलब देखिए ये सही है और ये गलत है, वो उस पर जो उन लोग विचार विमर्श करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना। मतलब ये विरोधी दल का क्या कार्य होता है कि मुद्दे पर शासन जो वो क्या करते हैं, मुद्दे पर शासन को सहयोग करता है और शासन की अथवा जो कानून को निहित दोष दिखाना। मतलब कानून में जो उसके अंदर जो दोष है ना, जो उस कानून के अंदर जो दोष है उसे दिखाने का कार्य करते हैं और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक तरीके से प्रस्तुत करती है। मतलब ये जो विरोधी दल रहता है उसका यही कार्य होता है कि वो प्रश्न जो होता है उसको अच्छे से क्या करेगा, उसे प्रस्तुत करता है, और जो कानून में जो दोष होता है, निहित दोष होता है, जो कानून के अंदर जो दोष होते हैं उसको दिखाता है, और जो उस मुद्दे को
को जो है अच्छी तरीके से शासन के सामने जो है शासन को उस मुद्दे पर सहयोग करता है कि वो किस प्रकार से इस पर कानून लागू करे। और प्रस्तुत करना आदि कार्य जो है, ये सारे कार्य किसका होता है? विरोधी दल का कार्य होता है। और इससे जो है संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है। मतलब विरोधी दल के सहायता से, जब विरोधी दल उसका सपोर्ट करती है, मतलब विरोधी दल उनके सभी मुद्दों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है और जो कानून के अनुसार जो क्या है, क्या कानून क्या कहता है, उसके अनुसार वो कानून को रखते हुए और मुद्दों को शासन के सामने रखती है, तो इससे क्या होता है? संसद को जो है ये निर्दोष, मतलब ऐसा निर्दोष और सक्षम, मतलब एक ऐसा निर्दोष जिसमें कोई दोष ना हो, और एक जो होता है प्रभावशाली। सक्षम मतलब जो होता है कि कानून जो है बन सके। सक्षम मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने में सफलता प्राप्त हो सक्षम मतलब सफल हो सके, ठीक है। ऐसा सफल और निर्दोषपूर्ण कानून बनाना है जो है संभव होता है। किसके कारण? विरोधी दल के कारण जो है संसद को एक सही कानून बनाने के लिए और जो होता है एक सक्षम कानून बनाने के लिए उसमें जो है सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों स्वीकार किया है। सबसे पहला देखेंगे, जो सबसे पहला मुद्दा था कि ब्रिटिशों के शासन काल से ही जो है संसदीय शासन प्रणाली का निर्माण हुआ था। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा कि ब्रिटिशों ने इसी प्रणाली के माध्यम से हमारे ऊपर उन्होंने शासन चलाना शुरू किया था। तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली में स्वतंत्रता संग्राम की जो है अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। और इससे जो है ये जिसके कारण फलता है स्वतंत्रता संग्राम में ही जो है संसदीय शासन प्रणाली की अभिव्यक्ति हुई थी। ये हो गया। चौथा पॉइंट इसमें आ जाएगा कि इससे जो है भारतीय जो थे वो भली भांति परिचित थे। ये भी एक इसमें जो है आ जाएगा कि हमें स्वीकार किए हैं इसके कारण। और दूसरा आएगा कि ये प्रणाली जो होता है संविधान में जो है इस प्रणाली पर बहुत ही बड़ी चर्चा हुई थी, ठीक है। इस संविधान सभा में जो है इस संसदीय शासन प्रणाली बहुत बड़ी चर्चा भी करके तब जाके उस चर्चा के ऊपर जो संविधानकर्ता जो थे उन्होंने इस प्रणाली में भारत की परिस्थिति के अनुसार जो है संसदीय शासन प्रणाली में क्या किया गया था, इस पे जो है उन्होंने कुछ परिवर्तन करके जो इस संसदीय शासन प्रणाली को जो है भारत में लागू किए हैं, ठीक है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये होती है संसदीय शासन प्रणाली में, क्योंकि इसमें जो होता है किसी भी चर्चा पे परिचर्चाओं को अवसर मिलता है, मतलब उस पर किसी भी चर्चा का परिचर्चा होती है उसके चर्चा के ऊपर भी चर्चा की जाती है, ठीक है। और उससे जो होता है इसमें अवसर प्राप्त होता है। और संसद में सार्वजनिक हितों, मतलब इसमें क्या होता है सभी के हितों के लिए जो है प्रश्नों पर चर्चा की जाती है कि किसके लिए क्या अच्छा है और किसके लिए क्या गलत है। इस पे जो है चर्चा होने के कारण जो है, और इसमें जो होता है विरोधी दल भी सहयोगी होता है। विरोधी दल के कारण ही जो है संसद जो होता है उन्हें जो है सहयोग मिलता है, एक निर्दोषपूर्ण और सक्षम कानून बनाना जो है संभव होता है इसी विरोधी दल के कारण। मतलब हम लोगों ने क्यों संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें जो है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली। जैसे कि हम लोगों ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पढ़ा ही है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। ये भी जो है एक संसदीय अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी जो है जिस प्रकार से ये भी जो है एक शासन चलाने की एक प्रणाली है, ठीक है। और इसे किसने स्वीकार किया? अमेरिका ने स्वीकार किया है। और ये जो है एक तरीके से एक छोटे देश में जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है सक्षम है, मतलब छोटे देश के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली मतलब सक्षम मानी गई है, मतलब सफल मानी गई है। और जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता, तत्कालीन परिस्थिति में जो होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है, ठीक है। जैसे कि आज जो हमारे देश में कोरोना की स्थिति हो गई है, ये क्या हो गई है? तत्कालीन स्थिति है ना। इस पर जो भी डिसीजन लेना रहता है ये क्या करता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अमेरिका ने डिसीजन ले लिया, लेकिन हमारे भारत देश में कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस स्थिति में हमारे जो राष्ट्रपति है वो जो है सभी जो हमारे
सभी नेताओं जो हमारे क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, उनसे भी उनको डिसीजन लेना पड़ता है। मतलब उन्हें सभा में के जो सदस्य होते हैं, उनको भी जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनसे जो उन्हें सहमति लेने के बाद ही जो कोई भी डिसीजन पर पहुंचते या कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है। तो चलिए देखते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्ष शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि शासन चलाने के लिए ये भी एक जो है प्रणाली मानी गई। अमेरिका ने ऐसी शासन प्रणाली है, मतलब अमेरिका ने इसको स्वीकार किया, मतलब अमेरिका में ये शासन प्रणाली पाई जाती है। यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न होता है। मतलब जैसे आपको मैंने बता दिया है कि ये जो होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम लोगों ने इससे पहले बहुत अच्छे से जो है इसे जो है पहले ही लेसन शुरू होने से पहले ही समझ लिया था। ठीक है, विधान जो हमारे विधानमंडल से कार्यकाली मंडल निर्लिप्त होती है, मतलब विधानमंडल से ही जो होता है कार्यकाली मंडल जो है निर्लिप्त रहती है। मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्लिप्त रहती है, दोनों निर्भर रहती है। ठीक है, और जिसमें कार्यकाली प्रमुख मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इसमें क्या होता है, सीधे जनता के द्वारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो क्या करेंगे, राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं उससे ही जो होते हैं हमारे अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है उससे जो है चुने जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट जनता के द्वारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, और कि देखेंगे इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इसे ही अध्यक्ष शासन प्रणाली कहा जाता है। जो कि क्यों कहा जाता है इसे अध्यक्ष शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जनता के द्वारा सीधे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं, इसके लिए इसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, शासन संस्थाओं के 3 अंग इस प्रणाली में एक दूसरे से स्वतंत्र होते। तीनों अंग कौन कौन से, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले पढ़े हैं ना, कौन कौन से, विधानमंडल, कार्यकाली मंडल और जो है हमारा मंत्रिमंडल। ठीक है, ये विधानमंडल, मंत्रिमंडल, प्रधान और जो हमारे ये जो मंडल होते हैं, इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे से अलग होते। संसद, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु इनके कार्य में एक सूत्रता था। भले ये तीनों अंग जो होते हैं हमारे जो तीनों अंग हैं, प्रधानमंत्री, विधानमंडल और इनके जो जैसे कि हमारे जो कार्य कौन से, विधानमंडल, कार्यकाली और न्यायपालिका, ये जो दो तीनों कार्य मंडल है, ये कार्य जो है ये तीनों एक दूसरे से अलग होते, लेकिन तीनों के जो कार्यों में एक सूत्रता पाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से इसके लिए आवश्यक पारंपरिक